कई करोड़ों लोगों को अपना अंधभक्त बनाने के लिए ब्रेन वॉश कैसे किया, कैसे इन लोगों ने पूरे देश को अपना साम्राज्य बना लिया। क्योंकि एक आम आदमी लॉजिकली डेटा के हिसाब से वोट दे तो कभी भी एक डिक्टेटर पावर में नहीं आ सकता। ऐसा ही कुछ हमारे देश में ही ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आज कुछ लोग हिंदुज्म और हिंदुत्व को मिक्स कर देते हैं। इसी आइडियोलॉजी से नए तानाशाह रूल में आते रहते हैं और इसी वजह से आज तक ऐसी राजनीति होती आ रही है। 25,000 किताबें जलाई गई थी। उनका कहना था कि ये किताबें जर्मन नहीं हैं। गिनती बहुत लंबी है, मैं गिनाता जाऊंगा, आप गिनते जाएंगे, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर राजनीति होती आई है और आज तक हो रही है। मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे। वैसे दोस्तों, राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बनती है, राज और नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है सही समय और सही जगह पर सही काम करने की कला। मतलब नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही राजनीति कहलाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो शासन में पद प्राप्त करना या सरकारी पद का इस्तेमाल करना राजनीति है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप की बात करी जाए तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई इंसान दिए गए नियमों का उल्लंघन करके या अनदेखा करके डंडे के बल पर शासन करता है, उसे तानाशाही कहते हैं। किसान आंदोलन को मजबूर है, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, राष्ट्रीय संपत्तियां बिक रही, रोजगार के नाम पर युवा भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, नफरत की आग में मासूमों का खून बहाया जा रहा है, सत्ताधारी नेता घमंड में चूर हैं। वैसे दोस्तों, राजनीति अपने आप में एक बड़ी चीज है क्योंकि इस शब्द की मीनिंग तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन इस पर आज तक काम कितना हुआ है ये हम आगे समझेंगे। खैर, तानाशाही को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण जर्मनी के अडोल्फ हिटलर हैं, जिन्होंने तानाशाही की सभी हदें पार कर दी थी। लेकिन इनसे भी पहले दुनिया में कई ऐसे तानाशाह उभरे थे, जैसे जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग, मुसोलिनी और भी ऐसी कई नाम हैं। इन नामों के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा जरूर होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन सभी तानाशाहों ने कई करोड़ों लोगों को अपना अंधभक्त बनाने के लिए ब्रेन वॉश कैसे किया, कैसे इन लोगों ने पूरे देश को अपना साम्राज्य बना लिया जो शुरुआत में आपकी और हमारी ही तरह थे, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिनसे यह मुमकिन हो पाया। आज की ये वीडियो काफी खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो, जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खोला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि आमतौर पर 3 तरीकों से लोगों को मनाया जा सकता है या बहकाया जा सकता है, पोथोस, इथोस और लोगोस। इन तीनों का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक नमक का पैकेट आपको खरीदने के लिए मजबूर करना है। इथोस का मतलब होता है कि मैं अपना पॉइंट साबित करने के लिए अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा। मैं कहूंगा कि ये नमक सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग खरीदते हैं और 90% डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लोगोस का मतलब होता है कि मैं लॉजिक का भी इस्तेमाल करूंगा कि इस नमक को खरीदो क्योंकि इसमें सही मात्रा में आयोडीन है जो आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। और पोथोस का मतलब है कि मैं इमोशन का भी इस्तेमाल करूंगा कि इस नमक को खरीदो क्योंकि इसमें हमारे देश का नमक है। अब इस डायग्राम से आज के बाद आप कोई भी ऐड देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तेज बच्चों से ही तो तेज देश बनता है। लेकिन मान लीजिए एक गुटखा या शराब जैसी चीज में कोई लॉजिक ही नहीं बनता तो कंपनीज पोथोस यानी इमोशन का ही इस्तेमाल करती हैं। जैसे मुंह में सजनीकंधा, कदमों में दुनिया। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। या फिर आज मनाओ नंबर 1 यारी। आज मनाओ नंबर 1 यारी। ये लोग ऐसे स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको प्राइड या हैप्पीनेस की फीलिंग आए। विमल बोलो जुबां केसरी। लेकिन इसमें दूर दूर तक आपको इसे इस्तेमाल करने का लॉजिक समझ में नहीं आएगा और तानाशाही वाली राजनीति को भी इसी तरह समझ सकते हैं जैसे हमने गुटके को समझा था। क्योंकि एक आम आदमी लॉजिकली डेटा के हिसाब से वोट दे तो कभी भी एक डिक्टेटर पावर में नहीं आ सकता। इसलिए एक डिक्टेटर लोगों का वोट लेने के लिए पोथोस यानी इमोशन पर ही देश पर रूल कर सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिटलर ने कहा था, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो मुझे वोट दें, अगर आप अपने देश के सैनिकों की इज्जत करते हैं
तो मुझे वोट दें। Was ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. इसमें कोई आम इंसान इन स्पीचेस से प्रभावित होगा, लेकिन अगर लॉजिक के साथ समझा जाए तो देश के सैनिकों की इज्जत हम करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर और हमारी आरपीएन सिंह और हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पर इस वजह से तुम्हें वोट क्यों दें? क्योंकि जंग होती ही क्यों है ये तो हम सभी को पता है। उसके पीछे भी गंदी राजनीति छिपी होती है। लेकिन एक डिक्टेटर के लिए सिर्फ इमोशन का इस्तेमाल करना ही काफ़ी नहीं होता, उसे पूरी तरह से लॉजिक को ख़त्म भी करना पड़ता है। यही काम पुराने टाइम पर हिटलर ने 1933 में किया था। 25,000 किताबें जलाई गई थी। उनका कहना था कि ये किताबें जर्मन नहीं हैं, यानी ये किताबें एंटी नेशनल हैं। मतलब हर वो किताब जो नाजी पार्टी को लगता था कि वो उनके खिलाफ है, उसे उन्होंने जला दिया था। और आज भी यहाँ यही किया जा रहा है। सभी किताबों में बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ चुनिंदा किताबें ही बदली जा रही हैं। यहाँ तक कि इतिहास के पन्ने भी उखाड़ फेंके हैं। इतिहास जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चे कंपेयर ही ना कर पाएं कि कौन सही है या कौन गलत था। बाबा साहेब कहते थे, जो धर्म में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और तानाशाही के आने का। उस समय पर भी भारी मात्रा में फर्जी रिसर्च पेपर्स निकाले जाते थे, जिसमें दिखाया जाता था कि जर्मन्स बहुत सुपीरियर रेस है, हमारा खून ही प्योर है और बाकी इंसान सब ह्यूमन सब कैटेगरी में आते हैं। ऐसा ही रशिया में हुआ करता था, ऐसा ही चाइना में प्रैक्टिस किया जाता था और ऐसा ही अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, हंगरी, जापान जैसे देशों में भी किया जाता था। गिनती बहुत लंबी है, मैं गिनाता जाऊंगा, आप गिनते जाएंगे, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एक ही पॉइंट पर राजनीति होती आई है और आज तक हो रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आज हमारे देश में भी यही सब कुछ हो रहा है, यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपके मन में एक सुपीरियरिटी को लेकर सवाल हो तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। ये वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, जिसका नाम है धर्म कहाँ से आया। इसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। खैर, तानाशाही को कायम रखने के लिए देश में जो भी एक दो लोग लॉजिक को समझा सकते हैं, उसकी भी आवाज़ दबा दो या ख़त्म कर दो। ऐसे ऐसे कानून पास कर दो जिससे लोग खुद ब खुद बोलना छोड़ दें। उस दौर में जर्मनी में 1933 सिविल सर्विस लॉ के तहत यूनिवर्सिटीज़ पर एक टाइट कंट्रोल जमाया जाता था। नाजी पार्टी सीनियर प्रोफेसर्स को चुनते थे, साथ ही सब्जेक्ट भी यही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाया जाए जिससे नार्जिज्म कायम हो, यानी सुपीरियर रेस को ही सभी हक थे। वैसे नार्जिज्म हिंदुत्व की ही तरह एक आइडियोलॉजी है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में ही ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी। खैर, इसके बाद तानाशाही की दूसरी स्ट्रेटजी आती है कि देश की जनता में एक झूठा डर बनाए रखना, एक फेक दुश्मन बना दो, एक ऐसी आइडियोलॉजी बना दो जिससे देश को डराया जा सके। फिर ऐसा दिखाओ कि मैं ही हीरो हूँ और मैं ही इन दुश्मनों से तुम्हें बचा सकता हूँ। जर्मनी में ज्यूइश धर्म के लोग दुश्मन बनाए गए थे, रशिया में कैपिटलिस्ट लोगों को दुश्मन बनाया गया था, फ्रांस में भी यही देखने को मिला था, चाइना में उन लोगों को दुश्मन बनाया गया था जो ईश्वर पर विश्वास करते थे। ऐसे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती हैं, नई अजीबोगरीब खबरें फैलाई जाती हैं कि देश में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ इन्हीं दुश्मनों की वजह से हो रहा है, देश के अंदर देश को खोखला कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जनता इन सभी की बताई बातों पर विश्वास क्यों करेगी? इसके पीछे दो मेन रीजन हैं। पहला, मीडिया को पूरी तरह से खरीद लो, हर समय सिर्फ एक तरफा ही बात की जाए। उस टाइम पर भी जर्मनी का सारा मीडिया हिटलर के हाथों बिक चुका था। मीडिया में लगातार ऐसी खबरें दिखाई जाती थी, लोगों के पास कोई दूसरा सोर्स ही नहीं बचता था कि वो खबर को सही या गलत ठहरा सके। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर तो इंटरनेट नहीं था, पर आज अवेलेबल है। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार आज इस पर पाबंदी लगाने वाली है, पर क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनने के बाद उसे क्रॉस चेक किया है या दोनों पक्षों को समझा है? और अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस हद तक खबर सही थी। खैर, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट,
यानी देश के ज़्यादातर लोगों को बेरोजगार रहने दिया जाए, क्योंकि जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होगा वो सिर्फ दिन में 2 काम ही कर सकते हैं। या तो वो घर पर रहकर खुद पर काम करेंगे और सवाल करेंगे कि मेरे पास जॉब क्यों नहीं है, और दूसरा लोग वो जो अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। या तो वो इन तानाशाही लोगों की बिना लॉजिक की इमोशन से भरी बातें सुन के इनकी ही बातें करेंगे या अंधभक्त हो जाएंगे। वैसे आज तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अक्सर हक की लड़ाई लड़ने वाले मसीहा खुद हक कब छीनने लगते हैं पता ही नहीं चलता, और ग्रोथ सिर्फ उनकी ही होती है, बाकी सब वहीं रह जाते हैं। खैर, अगली स्ट्रेटजी है खुद को मसीहा की तरह दिखाना। 1923 में हिटलर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी जिसमें हिटलर को जीसस से कंपेयर किया गया था, यानी जीसस का अवतार बताया गया था, और लिखा था कि हिटलर इकलौते ऐसे इंसान हैं जो जर्मनी को बचाएंगे। पर किससे? हालांकि बाद में पता चला कि यह बायोग्राफी हिटलर ने ही लिखी थी। ऐसे 1925 में हिटलर ने अपनी एक और ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि वो एक बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पर असल में यह सब कुछ झूठ था। आप हिटलर की ये वाली वीडियो देख सकते हैं। खैर, मीडिया भी उन्हें एक मसीहा की तरह दिखाता था। हर जगह पर सिर्फ एक ही चीज चलती रहती थी, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता था, हिटलर, हिटलर और हिटलर। वैसा ऐसा कुछ मिलता जुलता आज हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है कि मीडिया को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसका सिंपल सा जवाब है कॉर्पोरेट को नए नए टेंडर्स देते रहना और खुश रखना, और जो ना माने उन्हें डरा धमकाकर उसे अपनी तरफ कर लेना। हिटलर की पार्टी को भी कॉर्पोरेट से बड़ी फंडिंग मिलती थी। जो भी जानी मानी जर्मन कंपनी आज आप जानते हैं, सभी उसे फंड करती थी। वैसे तानाशाह हिटलर से कई लोग इंस्पायर्ड थे। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो विनायक दामोदर सावरकर कहते थे, जर्मनी और इटली ने नाजी और तानाशाही की जादुई छड़ी छूते ही जिस अद्भुत तरीके से बढ़ोतरी की है, इससे लगता है कि ज्यूइश लोगों की सेहत को इसी तरह के टॉनिक की जरूरत थी। जैसे दोस्तों नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात कही जाती है, ऐसे ही सावरकर ने भी प्योर इंडियन रेस के लिए हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन आते हैं, पर क्रिश्चियन और मुस्लिम इसमें आउटसाइडर हैं। वैसे दोस्तों आज कुछ लोग हिंदुज्म और हिंदुत्व को मिक्स कर देते हैं, पर हिंदुज्म का मतलब होता है सब एक है, पूरी दुनिया एक है। लेकिन सावरकर की हिंदुत्व आइडियोलॉजी सुपीरियरिटी को दिखाती है, मतलब कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन लोग ऊपर हैं और कौन लोग नीचे हैं। ऐसे ही मुस्लिम लीग में भी कुछ लोग थे, जैसे चौधरी अहमद अली, जो ये सोचते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, मुसलमान सबसे ऊपर है, बाकी लोग सबसे नीचे हैं। ऐसी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसी वजह से जंगें होती रहती हैं, इसी आइडियोलॉजी से नए तानाशाह रूल में आते रहते हैं, और इसी वजह से आज तक ऐसी राजनीति होती आ रही है। इसमें यह कहना कि कौन सही है या कौन गलत है, इससे अच्छा है कि हम जब भी वोट दें तो लॉजिक को हमेशा इमोशन से यानी पोथोस से ऊपर रखें, और अंत में किसी भी पार्टी के या किसी भी इंसान के अंधभक्त ना बने। जो आपके लिए वाकई में कुछ करते हैं उन्हें वोट दें। और आज पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पार्टीशन किसने कराया था। इसे हम डिटेल में समझेंगे अपनी अगली वीडियो में कि इसका असल मायने में जिम्मेदार कौन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।